हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो ईवीएस की क्लास है ये, और इसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो भी आपका अभी तक ऑनलाइन पेपर हुआ है सभी सारे वही क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन प्रीवियस ईयर पेपर अभी जो आपका 2023 जनवरी में हुआ है ना, दिसंबर से जनवरी में, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। साथ में आपको ऐसा भी नहीं रहेगा कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किया है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। साथ ही टेलीग्राम इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने दिया हुआ है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। कि देखिए, पहला है कि जो आवास है शेल्टर, आपको पता है कि ईवीएस जो है उसमें हमारी 6 थीम्स हैं, शेल्टर भी है उसमें। से संबंधित अपने कक्षा 5 के छात्रों की एक दक्षता पहचानो। दक्षता का मतलब होता है कॉम्पिटेंसी। आप जो है ये चारों हैं, ये शेल्टर से रिलेटेड है। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जिससे कि आप अपने क्लास 5 के बच्चों की कॉम्पिटेंसी को पहचान सकते हैं, उनकी दक्षता को। तो चलो देखते हैं क्या है। पहला लिखा है कि खेत से, यहाँ पर देखिए लिखा है कि खेत से, बाजार से, घर तक की खाद्य पदार्थों की यात्रा की रूपरेखा बनाना। मतलब कि बच्चा जो है खेत से लेकर बाजार से फिर घर तक की खाद्य पदार्थों की, जो भी खाद्य पदार्थ हैं उसकी यात्रा की रूपरेखा बनाना। क्या इससे आप बच्चों की कॉम्पिटेंसी जो है पता लगा सकते हो? ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो जो चीज़ें उसने देखा होगा वो कर लेगा, बता देगा। दूसरा है कि मानचित्रण, जो मैप होता है उसकी संकल्पना को, कॉन्सेप्ट को तथा 2 आयामों में एक स्थान का चित्रण से संबद्ध करना। तो ये काफ़ी अच्छा है, इससे आप बच्चों की कॉम्पिटेंसी को पहचान सकते हो। क्योंकि ईवीएस में आपने देखा होगा कि हम मैप से रिलेटेड जो है बच्चों को इसमें ज़्यादा अवेयर करते हैं। और इसलिए ईवीएस में ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है आपसे कि कौन से नॉर्थ ईस्ट में होगा, नॉर्थ वेस्ट में, ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है। कच्चे माल से तैयार उत्पादन तक की यात्रा का वर्णन करना, ये भी नहीं, वो तो ये रटी रटाई चीज़ें हो जाएंगी। वनों के संरक्षण हेतु विविध जन आंदोलनों का, तो जो जो उसको जन आंदोलन पता होगा वो भी बता देगा। तो सबसे बेस्ट क्या है? ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा इसमें सही हो जाता है। इंग्लिश में बता देती हूँ, रिलेट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैपिंग एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेस इन 2 डायमेंशन। क्योंकि जब बच्चा ना किसी भी जगह को 2 डायमेंशंस में जो है प्लेस करता है, मतलब रिप्रेजेंट करता है, तो उससे आपको पता लगता है उसकी कॉम्पिटेंसी के बारे में, उसकी दक्षता के बारे में। बाकी सारी चीज़ें तो उसको जो याद रहेगा वो बता देगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है कि खाद्य भोजन के प्रत्यय पर अपने छात्रों का रचनात्मक रूप से आकलन करने के लिए आप निम्न में से कौन से कार्य का चयन करेंगे। देखिए, रचनात्मक वर्ड ना अपने आप में बहुत अच्छा होता है, बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। इसका इंग्लिश भी मैं आपको बताना चाहूँगी। इसे बोलते हैं फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव असेसमेंट इसलिए क्योंकि इसमें आप हर दिन बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हो, हर दिन बच्चे के अंदर सुधार हो रहा है। तो इसमें से किस कार्य का आप चयन करेंगे? पहला है कि पक्षियों द्वारा खाए जाने वाले जो भी खाद्य पदार्थ है उसके चित्र बनाना। तो ये कोई रचनात्मक काम तो नहीं हुआ। उसके बाद है शाकाहारी और मांसाहारी की परिभाषाएं याद दिलाना। परिभाषा वर्ड वैसे भी नेगेटिव में आ जाता है, ये भी नहीं होगा। जो भी फूड होते हैं ना उनसे संबंधित आपको विभिन्न मिथकों के बारे में कक्षा में, मतलब उसे मिथ, बहुत सी आपने देखा होगा ना पुराने ज़माने में स्टीरियोटाइप जो सोच है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसे लोग जो है बताते हैं कि नहीं पहले ऐसा होता था। तो बहुत सारे जो है मिथकों हैं, मिथ हैं, तो उसके बारे में विचार विमर्श करना। तो ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें हर बच्चे का जो है अलग अलग थॉट प्रोसेस आएगा। खाद्य स्वरूप खाए जाने वाले, फिर से वही है कि आप सिंपल सा जो है उनके पौधों के भागों पर टेस्ट लिखना। तो ये तो रटने वाली चीज़ें हो गई। तो बेस्ट आंसर क्या होगा? रचनात्मक। तो वो है हमारा तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इसमें क्या पूछा है कि पर्यावरण अध्ययन में अवधारणाओं को प्रस्तुत करने की विधियों के चयन के लिए निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अब देखो, ईवीएस में आपको कॉन्सेप्ट को जो है रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक इन चारों में से कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। अवधारणा की प्रकृति, मतलब जो कॉन्सेप्ट है उसका नेचर, जो जीवंत अनुभव की समृद्धता, विद्यार्थियों की अधिगम प्राथमिकता, वरीयता, या फिर अधिगम संसाधनों की उपलब्धता। आपको लगेगा ना कि सारा इसमें सही लग रहा है, चारों ऑप्शंस, बट आपने ध्यान दिया यहाँ पर ना बच्चों की अधिगम को फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ पर भी स्टूडेंट्स की अधिगम को प्राथमिकता दिया जाएगा, वरीयता दिया जाएगा, उससे बेस्ट आंसर आपका कोई नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा राइट है। तो आप ऐसे करके भी अपना बेस्ट आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन ये देखते हैं। देखिए, इसमें लिखा है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु निम्न में से किस कारण से समूह चर्चा उपयुक्त विधि है। जो ग्रुप डिस्कशन है ना, इन चारों में से किस कारण की वजह से वो उपयुक्त विधि है, ये पूछ रहा है। पहला लिखा है कि अंतर्वैयक्तिक कौशलों का विकास होता है।
बच्चे भिन्नताओं का सम्मान करना सीखते हैं। बहुमुखी चिंतन एवं नवीन समाधान में सहायक है। विषयों के बीच की सीमाएं तोड़ने में सहायक है। अब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ग्रुप डिस्कशन में तो सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट सबसे अच्छा इसमें से उपयुक्त क्या है वो आपको बताना है। तो देखिए, जब बच्चा समूह में रहता है ना, तो वो अलग अलग डिफरेंस मतलब कि डाइवर्सिटी जो होती है, क्योंकि आपको पता है कि आपके भी जो 4-5 दोस्त होंगे, सभी का कल्चर सब कुछ अलग अलग होता है। तो उसमें क्या करेगा ना, जब बच्चा ग्रुप में रहेगा तो सभी की जो भिन्नताएं हैं उनका सम्मान करना सीखते हैं, दूसरों के रिलीजन का रिस्पेक्ट करना, चाहे वो कास्ट हो चाहे जो भी चीज़ें हों। तो सबसे बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। कक्षा 5 के छात्रों के लिए परिवार एवं मित्र विषय के लिए एक दक्षता की, अभी हमने देखा सेल्टर के लिए था, अब फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए है कि इन चारों में से कौन सा जो है कक्षा 5 के बच्चों के लिए कॉम्पिटेंसी अच्छी होगी, आपको उसकी पहचान करनी है। तो चलो देख लेते हैं। सामुदायिक भोजन खाने के कारण का उल्लेख करेंगे। जो सामुदायिक भोजन होता है उसके खाने के कारण का उल्लेख करेंगे, क्या ये सही होगा? स्थानांतरण तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट करेंगे। परिवार एवं मित्र की बात हो रही है, यहाँ पर भोजन की बात नहीं हो रही है, तो ये गलत हो जाएगा। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में घरों की सामग्री में, फिर से घरों की सामग्री की बात नहीं हो रही है। स्पष्ट कीजिए कि विविध प्रकार की वस्तुओं के निर्माण के लिए भिन्न औजारों एवं सामग्री की, यहाँ पर परिवार मित्र की बात हो रही है, ना ही किसी वस्तु भिन्न औजार की बात हो रही है। तो देखिए, सबसे बेस्ट आंसर तो अपने आप निकल के आ गया। स्थानांतरण तथा विस्थापन में जो ट्रांसफर होता है परिवार एवं मित्र में, और डिस्प्लेसमेंट, उसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। ये जो है परिवार एवं मित्र विषय के लिए कॉम्पिटेंसी की सबसे अच्छी पहचान होगी कक्षा 5 के छात्रों के लिए। इंग्लिश में भी बता देती हूँ। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कॉम्पिटेंसी फॉर द थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th के लिए, तो सबसे अच्छा क्या है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रांसफर एंड डिस्प्लेसमेंट, कि ट्रांसफर और जो विस्थापन होता है उसके बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाना, ये सबसे बेस्ट होगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए। क्योंकि आपको भी पता है कि आप एक जगह पे तो रहते नहीं, आपने कितने सारे स्कूल्स चेंज किए होंगे। ट्रांसफर होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, आपके दोस्त भी, आपका माहौल भी चेंज होता है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाता है। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ईवीएस के पाठ्य पुस्तकों में जो वृत्तांत होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, उसको व्यापक रूप से शामिल किया गया है, जिससे कि वृत्तांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नैरेटिव हैव बीन इंक्लूडेड एक्सटेंसिवली। मतलब वही जो नैरेटिव होते हैं, जो किसी के बारे में दिया रहता है, छोटी छोटी, आपने देखा होगा ईवीएस में ऐसे बनाकर लिखा रहता है उसमें कुछ ना कुछ, तो उसको व्यापक रूप से शामिल किया गया। क्यों किया गया है ये आपको बताना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 81, और आप लोग प्लीज़ अपना स्कोर जरूर बताना, ठीक है, लास्ट में। तो चलो देख लेते हैं इसमें क्या होगा। तो क्यों किया गया है? तो पहला लिखा है कि एनसीएफ 2005 के निर्देशों का पालन हो। यस, ये तो बोला है, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हुई हैं। मूलभूत प्रत्ययों को समझने को बढ़ावा मिले। हाँ, ये भी सही है। मूलभूत प्रत्ययों को सीखने में भी आनंद मिले। ये भी सही है। छात्रों में संप्रेषण के कौशल का, नहीं, छात्रों में संप्रेषण के लिए ये सारी चीज़ें थोड़ी न की गई हैं कि वृत्तांत को शामिल कर दो। वृत्तांत तो एनसीएफ और मूलभूत जो प्रत्यय उसकी समझ को और उसमें आनंद मिले बच्चों को, इसलिए किया गया है। तो ए बी सी हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाता है। इंग्लिश में भी देख लीजिए, एनसीएफ के गाइडलाइंस को फॉलो किया है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसकी समझ को इन्हेंस करने के लिए, और बच्चों को मजा भी आए, इंजॉयमेंट हो इस चीज़ के लिए, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए नहीं, तो डी नहीं होगा। चलिए अब ये कर लेते हैं। अच्छा, इसमें सीटेड ने ना 2 ऑप्शंस को सही माना है इस वाले क्वेश्चन में, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। चलो देखिए, निम्न में से कौन से कथन संरचनात्मक आकलन की विशेषताओं का वर्णन करते हैं? संरचनात्मक आकलन की बात हो रही है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा वर्ड होता है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हो रही है। तो देख लेते हैं किस निम्न से कौन से कथन संरचनात्मक आकलन की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। तो इसमें लिखा है कि देखिए, पहला पढ़िए, यह सब बच्चों को दिए जाने वाले औपचारिक, लिखा है यहाँ पर, एक मिनट इंग्लिश देख लेते हैं। औपचारिक का मतलब फॉर्मल टेस्ट गिवन टू ऑल। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि आप संरचनात्मक आकलन में आप सभी बच्चों को क्या करते हैं, सब बच्चों को दिए जाने वाले जो फॉर्मल टेस्ट होते हैं, क्या आप टेस्ट से ही करते हो बच्चों का असेसमेंट? जी नहीं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। संरचनात्मक आकलन की विशेषता ये नहीं होती है, तो ये गलत हो जाएगा। ए हमारा होगा ही नहीं। तो जहाँ जहाँ ए हो आप उसको काट दो। तो देखिए, यहाँ पर भी ए है, इसको भी काट दिया, इसको भी काट दिया, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब सी डी ई बी में से देख लेते हैं क्या होगा।
इसमें बच्चों को यह पता ही नहीं चलता कि उनका आकलन किया जा रहा है। यस, आप बच्चा जो है कोई काम कर रहा है ना, तो आप क्लास में राउंड लगा रहे हो, उस बीच में भी आप बच्चे को आकलन कर लेते हो, बच्चे को पता ही नहीं चलता है, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव। ऐसा थोड़ी नहीं कि आप बच्चों को इन्फॉर्म करोगे कि कल टेस्ट है, वो आपका फॉर्मेटिव नहीं, वो तो सबमेटिव हुआ। तो बी हमारा सही है। यह प्रगति पत्र में दर्ज किए जाने वाला विवरण है। यस, ये आपके प्रोग्रेस कार्ड में इसको जो है वहाँ पर लिखा जाता है, तो ये एकदम सही है। यह सीखने के दौरान बच्चों की प्रगति का अवलोकन है। जी हाँ, जब क्लास में बच्चा कोई चीज़ सीखता है ना, चाहे वो ड्राइंग हो, कोई भी एक्टिविटी हो, आप उस दौरान बच्चे का अवलोकन करते हैं। फिर उसके बाद से है कि यह बच्चों की गतिविधियों के अवलोकन द्वारा उनके सीखने में सुधार की प्रक्रिया। जी हाँ, आपने बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा है ना, तो आप बच्चों को ऑब्जर्व करोगे, उसके बाद से उसमें जो भी आपको लगेगा कि ये सुधार होना चाहिए, तो आप वो सारी चीज़ें करते हैं। तो बस ए को छोड़ के बी सी डी ई चारों सही हैं, इसीलिए इसमें सीटेट ने जो है दूसरा एंड चौथा दोनों ऑप्शन को सही माना है, क्योंकि बस ए वाला हमारा गलत है, बाकी तो ये सारे ऑप्शन सही है ना, तो इसलिए दो ऑप्शन इसमें सही हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये चारों के चारों सही है हमारे। चलिए अब ये कर लेते हैं, देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि निम्न में से कौन से कथन समेकित मूल्यांकन की, समेकित मतलब होता है सम्मेटिव, जो आप 6 महीने पे 1 साल में आप जो बच्चों का टेस्ट लेते हो ना, उसको सम्मेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि सम्मेटिव मूल्यांकन की विशेषताओं का वर्णन कौन करता है, तो चलो देख लेते हैं। इसमें से यह निर्धारित मानदंड के आधार पर बच्चों के कार्य की गुणवत्ता की जांच करता है। जी हाँ, जो समेटिव असेसमेंट होता है ना, उसमें आपने देखा होगा स्टैंडर्डाइज्ड होता है, वो सारी चीज़ें फिक्स्ड होती हैं सभी के लिए, सभी का पेपर स्टार्ट होता है 6 महीने पे 1 साल में, सभी का डेट सबका एक साथ होता है, तो उस आधार पर बच्चे के कार्य की गुणवत्ता की जाँच करना भी होता है। लास्ट में हम देखते हैं कि बच्चा जो है पूरे साल में कितनी पढ़ाई किया है, तो ये एकदम सही है। उसके बाद से देखते हैं या सीखने के दौरान बच्चे की उपलब्धि। जी नहीं, अभी मैंने आपको बताया ना, सीखने के दौरान तो हमारा फॉर्मेटिव होता है, संरचनात्मक मूल्यांकन होता है, तो बी होगा नहीं, तो जहाँ जहाँ बी उसको काट दो, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब ए सी और ए और डी में होगा कुछ, या एक बच्चे की प्रगति की तुलना स्वयं की पिछली प्रगति से करना है। क्या ये होगा कि एक बच्चा है, उसकी प्रगति की तुलना आप क्या कर रहे हो, स्वयं की मतलब उसकी खुद की। जी नहीं, यहाँ पर हम एक बच्चे का कंपटीशन, एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर करते हैं, उसकी स्वयं की पिछली प्रगति से हम तुलना नहीं करते हैं, तो डी तो बिल्कुल नहीं होगा। सम्मेटिव मूल्यांकन आप सभी को बताना चाहूँगी, जो आप स्कूल में देखते होंगे, आप सभी के साथ होता होगा, हाफ ईयरली जो एग्जाम्स होते हैं आपके लास्ट में होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें फर्स्ट रैंक सेकेंड रैंक ग्रेड दे दिए जाते हैं, वही होता है सम्मेटिव मूल्यांकन। तो ए और सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब ये देख लेते हैं 84। देखिए इसमें पूछा है 84 में कि राष्ट्रीय जो हमारा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यचर्या में सुझाए गए 6 थीमों में से निम्न में से एक थीम कौन सा है। तो इसमें से आपको पता होगा 6 थीम्स, उसमें हमारा शेल्टर आता है, पौधे पशु हमारे चारों परिवर्तन, ये नहीं आता है। याद रखना, आपको थीम्स एंड सब थीम्स याद करना है, मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी 6 थीम्स और सब थीम्स, ठीक है, वहां से याद कर लेना, ये रटने वाली चीजें हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब ये देख लेते हैं, फिर से ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया है हमारे सामने। देखिए ईवीएस पाठ्यचर्या में थीम परिवार और मित्र सम्मिलित करता है, किसमें सम्मिलित करता है, परिवार और मित्र। तो अगर आपने पढ़ा होगा फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो ये किसमें इंक्लूड है, किसमें सम्मिलित करता है, कार्य और खेल में, ये वर्क एंड प्ले में सम्मिलित है। ये रटने वाली चीजें हैं, ये समझने वाली चीज नहीं है, तो इसको याद रख लो, कार्य और खेल में परिवार और मित्र सम्मिलित करता है। और ये पूछता है थीम्स एंड सब थीम्स। चलिए अब ये कर लेते हैं, देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि सबिया ने अपने चित्र में आकाश को हरा और पेड़ को नीला रंग कर दिया। आप बताओ, आकाश को उसको नीला करना चाहिए, बट उसने क्या कर दिया, आकाश को हरा कर दिया, और पेड़ को उसको हरा करना चाहिए तो उसने पेड़ को नीला कर दिया, उसने उल्टा कर दिया। तो उसके शिक्षक को पहले क्या करना चाहिए। अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, अगर कोई बच्चा ऐसा करता है तो आप क्या करते हैं। सबसे पहले आप उस कारण का पता लगाने की कोशिश करेंगे ना, कि आखिर में बच्चे ने ऐसा क्यों किया होगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, यही तो जानने की कोशिश करते हैं आप। तो चलो देख लेते हैं। सबिया से आकाश और पेड़ का चित्र देखने के लिए कहें और फिर से बनाने को कहें। ये तो वही हो गया गधा मजदूरी की, एक ही काम को आप पहले होता था ना कि एक चीज को 10 बार लिखवाने के लिए टीचर देता था, 10 एक गलती हो जाएगी तो बोलेगा 10 बार इसको लिखो। बिल्कुल भी नहीं करना है। सबिया को बताएं कि आकाश नीला होता है और पेड़ हरे होते हैं और उसने गलत रंग किया है। ये तो आपने उसको एकदम करेक्ट कर दिया, आपने तो जानने की कोशिश ही नहीं की कि बच्चा आखिर में ऐसा क्यों किया है, ये बिल्कुल भी गलत है।
उसके बाद से उसके चित्र की सराहना करें और पूछें कि उसने इन रंगों का चयन क्यों किया है। जी हाँ, आपको हमेशा क्यों का आंसर ढूंढना है कि आखिर में बच्चे ने ऐसा क्यों किया। पहले तो आप उसको बोलो कि यस बेटा बहुत अच्छा बनाया है, फिर उसके बाद से पूछो कि आखिर में तुमने ये हरा आकाश का और पेड़ का नीला रंग क्यों चुना है। सबसे बेस्ट आंसर है। सबिया को बगीचे में ले जाएं। अच्छा, उसको बगीचे में लेके जाओ और दिखाओ, देखो आकाश और पेड़ को देखने दो। ये भी बिल्कुल नहीं। आप एक टीचर हैं तो आपको हमेशा रीजन का पता लगाना है। तीसरा सही हो जाएगा। चलिए अब ये कर लेते हैं 87। देखिए, पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम निम्न में से किस प्रकार संगठित है, कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है ईवीएस को। तो चलो देख लेते हैं। बच्चे के निकटस्थ परिवेश से प्रारंभ होकर व्यापक। यस, बच्चे के एकदम पास से, एकदम करीब से उसका मतलब कि मान लो जो इसके आसपास का जो परिवेश है वहां से स्टार्ट होता है, उसके बाद से वो पर्यावरण तक जाता है, व्यापक तक, क्योंकि बच्चा तो पहले घर से सीखता है। तो ये बात तो एकदम सही लिखा है। व्यापक पर्यावरण से प्रारंभ होकर बच्चे, जी नहीं, बच्चा कोई भी चीज पहले बच्चे के एकदम करीब मतलब निकटस्थ परिवेश से स्टार्ट होता है, उसके बाद से वो पर्यावरण से। ये उल्टा लिख दिया, ये होगा ही नहीं। स्व के रूप में बच्चे के प्रारंभ से होकर स्व के रूप में व्यापक संदर्भ तक। जी हाँ, ए और सी सही है, क्योंकि देखो स्व के रूप में मतलब सेल्फ, बच्चे के खुद से प्रारंभ होकर उसके बाद से उसका व्यापक स्टार्ट होता है। इसमें उल्टा लिख दिया है कि उसने पहले ही व्यापक बताया है और बाद में बच्चे को। जी नहीं, देखो पहले बच्चे के खुद से मतलब सेल्फ चीजें हम जैसे खुद से जानने की कोशिश करते हैं, अब पहले ही व्यापक कर दिया है तो उल्टा हो गया है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी। एक बार मैं आपको इसको इंग्लिश में समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए, ईवीएस जो है उसको किस मैनर में, किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड किया गया है वो मैं आपको बता रही हूँ। जो ईवीएस का सिलेबस है उसमें क्या है ना कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बच्चा इमीडिएट बिगनिंग्स फ्रॉम चाइल्ड्स इमीडिएट, बच्चे के एकदम आसपास के परिवेश से, सराउंडिंग से स्टार्ट होता है, उसके बाद से वो वाइडर एनवायरनमेंट में जाता है। ठीक है, आसपास घर का माहौल। उसके बाद से बिगनिंग फ्रॉम चाइल्ड एज सेल्फ टू सेल्फ, पहले तो बच्चे के खुद से स्टार्ट होता है, स्वयं से सब कुछ सीखता है, उसके बाद से वो लार्ज कॉन्टेक्स्ट पे, व्यापक संदर्भ में सीखता है। ठीक है, तो ए और सी। चलिए अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है कि इन चारों में से बताना है कि कौन सा कथन बच्चों के पर्यावरण से सीखने के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है, ये आपको बताना है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है देख लेते हैं एक बार, 88। तो आप बताइए इसका क्या होगा आंसर। चलो देख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन से कथन चारों में से बच्चों के पर्यावरण से सीखने के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज पूछ रहा है। बच्चे अपने प्रयासों से अकेले सीखते हैं, तो इसमें बच्चे के पर्यावरण से सीख, ये तो कोई मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो चीज़ है ही नहीं कि बच्चा अपने प्रयास से सीखेगा, उसको हमेशा किसी न किसी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ये अकेले सीखने वाली चीज़ तो नहीं है। बच्चे पर्यावरण से, जी हाँ, अंतः क्रिया द्वारा सीखते हैं। ठीक है, इंटरैक्शन के द्वारा सीखते हैं, तो बी एकदम सही है। बच्चे अपने दोस्तों के साथ चर्चा द्वारा, जी हाँ, तभी तो हम ग्रुप डिस्कशन को प्रमोट करते हैं। जितना ज़्यादा बच्चा दूसरों से बात करता है उतनी ज़्यादा उसकी समझ बढ़ती है। बच्चे शिक्षक की व्याख्या से, मतलब टीचर खड़ा हो गया पूरी कहानी सुना रहा है, बच्चा आराम से सीख रहा है, जी नहीं, इससे नहीं सीखेगा। बी और सी ही हमारा सही होगा। चलिए ये क्वेश्चन है, काफ़ी लेंदी भी क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं। देखिए इसमें पूछा है कि अंतरा है, उसको अकेले पहेली हल करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन अपने बड़े भाई प्रसून के साथ वह कुछ ही मिनटों में पहेली को आसानी से सुलझा सके। इसका कारण निम्न में से क्या हो सकता है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको तुरंत वाइगोस्की की जो है स्कैफोल्डिंग की चीज़, स्कैफोल्डिंग याद आएगा, क्योंकि स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है सपोर्ट देना। मान लो आप हो, आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर आपसे नहीं सॉल्व हो पा रहा है, तो मैंने आपको थोड़ा सा बस सपोर्ट दे दिया, एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ में आ गया, तो ये क्या हो रहा है, ये स्कैफोल्डिंग दिया जा रहा है मेरे द्वारा। तो क्या होगा, बच्चे बौद्धिक विकास की क्रमिक अवस्थाओं में स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, जी नहीं। बच्चे वयस्क के सहारे द्वारा दिए गए स्कैफोल्डिंग से समीपस्थ विकास के क्षेत्र को पार कर लेते हैं, ZPD को ये क्या कर लेते हैं, पार कर लेते हैं। बच्चे परिवेश से अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, ये भी गलत है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया में, ये भी यहाँ पर ये देखो, ये अपने आप में सही है, बट इसका इससे संबंध नहीं है ना, क्योंकि वो अपने बड़े भाई से सपोर्ट लेकर उस चीज़ को आसानी से कर ली। तो इसका राइट आंसर वाइगोस्की के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 कि बच्चे एडल्ट मतलब जो भी उनसे बड़े हैं उनका जो है सपोर्ट के द्वारा स्कैफोल्डिंग से जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है उसको वो पार कर लेते हैं। तो दूसरा हमारा सही हो जाता है। देख लीजिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उसके थ्रू जो स्कैफोल्डिंग उनको प्रोवाइड की जाती है उसके थ्रू बच्चा इसको क्रॉस कर लेता है। और ये हमारा अगला क्वेश्चन,
देखिए इसमें लिखा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में पाठ्यक्रम इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि यह शुरू होता है, जो आपने देखा होगा ना जो प्राथमिक जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो ईवीएस की बुक्स हैं, कभी आपने ईवीएस के एनसीईआरटी की बुक खोलकर देखी है कि उसको कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है कि यह शुरू होता है, किससे शुरू होता है, सीखने वाले के तत्काल परिवेश से, पड़ोस और समुदाय से, वैश्विक संदर्भ से, बड़े संदर्भ से। इस क्वेश्चन का आंसर वही कर पाएगा जो ईवीएस की बुक्स जिसने पढ़ी होगी या जिसने कभी खोल के देखा होगा बच्चों की। देखिए वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द लर्नर्स इमीडिएट सराउंडिंग्स, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं बच्चे के एकदम निकटस्थ परिवेश की बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले बच्चा यहीं से सीखता है। और अभी ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था ऊपर, आपने देखा होगा। तो प्राइमरी लेवल में हम ऑर्गेनाइज करते हैं कि ये शुरू होता है बच्चे के इमीडिएट सराउंडिंग से, सीखने के तत्काल परिवेश से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। ठीक है। सो आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए कोई बैच चाहते हैं तो टीचिंग परीक्षा जो है लेकर आया है आप सभी के लिए सीटेट सफलता बैच। इसमें पेपर 1 का भी बैच है, पेपर 2 एसएसटी का भी बैच है, और अगर आपने दोनों जो पेपर भरा है उसका भी बैच आपको मिल जाएगा। देखिए इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, पहले मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, फ्री जो है मॉक टेस्ट मिलेगा, 22-23 के ऑनलाइन शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर आपको टेस्ट फॉर्मेट में मिलेगा। आपका जो है डाउट सेशन होगा जिसमें आप एक्सपर्ट फैकल्टी से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। हर क्लास की आपको पीडीएफ फ्री मिलेगी। इसमें आपको अगर आप ये बैच लेना चाहते हैं तो डेमो लेक्चर आप देख लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। और अगर आप ये बैच जो है परचेज करना चाहते हो तो इसके लिए आपको कूपन कोड यहाँ पर दिख रहा होगा, उसको जो है रिडीम कर लेना, तो 10% आपको इंस्टेंट डिस्काउंट पड़ेगा। प्लस सारी डिटेल्स आपको बैच कैसे लेना है उसका सब कुछ लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, चेकआउट जरूर करना। और हाँ, मुझे प्लीज़ बताना आप में से कितने लोग जो है ये बैच लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं और कितने लोग ले चुके हैं। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके ही जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।